नमस्कार। एनकाउंटर के आंकड़ों और उस पर चल रही राजनीति पर चर्चा करने के लिए मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पहला सवाल यह कि देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है? क्या अपनी जाति के अपराधी मारे जाने पर ही नेता जागते हैं? क्या यूपी की राजनीति जाति पर चल रही है? इस बारे में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं जातिगत राजनीति पर बनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने सभी दलों को अपराध के जातिगत राजनीतिकरण के लिए जमकर कोसा है। लेकिन यूपी पुलिस के आधिकारिक आंकड़े और नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को सीएम बने। तब से लेकर अब तक 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ में 207 आरोपी ढेर हुए। 6,500 से ज्यादा इसमें आरोपी घायल हुए। करीब 27,000 आरोपी पकड़े गए। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 यानी 66 क्रिमिनल मुठभेड़ में ढेर हुए। वाराणसी जोन में 21 और आगरा जोन में 16 आरोपी ढेर हुए। मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ। 7.5 साल में 207 आरोपी ढेर हुए हैं। इसमें 67 या 67 मुस्लिम आरोपी रहे हैं। 207 एनकाउंटर में 130 हिंदू आरोपी ढेर हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ में 20 ब्राह्मण और 18 आरोपी ठाकुर जाति के थे जिन्हें ढेर किया जा चुका है। 17 आरोपी जाट और गुर्जर समुदाय के, 16 यादव जाति के आरोपी अब तक ढेर हो चुके हैं। तो एक सवाल यह है कि एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोग कौन हैं? तो चंद नामों पर नजर डाले तो साफ है कि पिछली सरकारों की हीला हवाली के कारण ही कुछ छुटभये अपराधी अपराध का साम्राज्य खड़ा कर लिए, जिन पर ना तो पुलिस का जोर चल रहा था न कानून का। पिछले 16 महीनों में मारे गए अपराधियों पर एक नजर डाले तो पता चलता है कि एनकाउंटर का शिकार हर आरोपी अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था। पहला नाम अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना, जो जाट से जाट था, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली में काफी बड़ा नाम था। 3 मुस्लिम आरोपी मारे गए, जिनमें गुफरान, राशिद कालिया और शाहनूर उर्फ सानू शामिल है। इसका भी दबंगई में काफी बड़ा नाम था और लोग उसके इलाके के लोग थर थर कांपते थे। विनोद उपाध्याय, जो जात से ब्राह्मण था, इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इलाके के लोग भय और दहशत से ग्रस्त रहते थे इससे। सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी और नीलेश कुमार, ये दोनों जात से ठाकुर थे। इनका भी आतंक सर चढ़ के बोलता था। पंकज यादव और मंगेश यादव, इनका भी आतंक जम के बोलता था और इनके ऊपर 1 लाख का इनामी राशि घोषित की गई थी। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर को लेकर तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई, लेकिन अब तक यूपी पुलिस के किसी भी एनकाउंटर पर प्रदेश या देश की किसी भी एजेंसी ने सवाल खड़े नहीं किए हैं। यही वजह है कि इस बार वीरता के लिए दिए गए राष्ट्रपति गैलेंट्री मेडल में यूपी पुलिस के 17 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें से असद और मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर करने वाली टीम भी शामिल है। सारा विवाद खड़ा हुआ यूपी के सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों के एनकाउंटर से। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों का सत्ता पक्ष से गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य दुपक्षी लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। जबकि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं।
समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव और आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है। और जब लगता है कि जनता घेर लेगी, तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे कुछ लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय है। वहीं सीएम योगी ने बयान दिया कि जब उनके संरक्षण में कोई पुलिस डकैत मारा जाता है तो यानी समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाने लगते हैं जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आभूषण की दुकान में बैठा ग्राहक किसी भी जात का हो सकता है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद पहले माफिया समांतर सरकार चलाते थे। जितना बड़ा अपराधी होता था, समाजवादी पार्टी में उसे उतना ही बड़ा पद मिलता था। लेकिन उसके बाद अब चीजें बदल गई हैं। हालांकि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने कहा कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराध और अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। यानी बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी सरकार में भी कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों और व्यापारियों आदि को समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते मारते पीटते थे। ये सब लोग अभी तक भूले नहीं हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून का राज बीएसपी के शासन में ही रहा। जाति और धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया। कोई फर्जी एनकाउंटर आदि भी नहीं हुए। अतः बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कानूनी राज के नाटक से सभी लोग सजग रहे। एनकाउंटर की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे तनु दीक्षित। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जैन साहब आपसे, क्या जो परिस्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं, माफिया राज को खत्म करने के लिए एनकाउंटर, इसे आप न्यायोचित मानते हैं? एनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं होती है। जब भी अपराधियों के बिलों में हाथ डाला जाता है, जब भी अपराधियों के खिलाफ एक एग्रेसिव पोस्चर पुलिस अख्तियार करती है, एसटीएफ अख्तियार करती है, बड़ी घटनाओं के बाद जब उसमें पुलिस सक्रिय होती है, एसटीएफ सक्रिय होती है और इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है, तो स्वाभाविक है कि मुठभेड़ें होंगी। और ये अभी से नहीं, मैंने 37 साल की अपनी पुलिस की सर्विस के दौरान भी देखा है। जिस गैंग ने सुल्तानपुर में डकैती डाली है, इसमें 5 जिलों के रहने वाले अपराधी थे। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ एक बड़ा सशक्त गैंग बन गया था, जिन्होंने सूरत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी डकैती डाली थी जी। तो ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाइयां होंगी जब एग्रेसिव पुलिसिंग होगी, जब पुलिस जो है अपराधियों को ललकारेगी, उनको घेर कर पकड़ेगी, तो अवश्य इस प्रकार की मुठभेड़ें होंगी। उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे जाति से जोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि जैसा कि सीएम योगी भी आरोप लगा रहे हैं कि इन माफियाओं को पैदा भी समाजवादी पार्टी ने किया और खड़ा भी उन्हीं ने किया। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? चूंकि 35 साल का आपका सर्विस रिकॉर्ड रहा है जी। मैं किसी पॉलिटिकल विषय पे कभी मैं पॉलिटिकल उससे नहीं बोलता। मेरा किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। बतौर एक्स डीजीपी मेरा कहना है कि पुलिस का दायित्व है अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते चलें, जिससे कि जिस प्रकार की घटना सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई। जैन साहब, हम लोग उससे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। हम लोग उठा रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन अपराधियों को माफिया राज क्रिएट कौन करने देता है? क्या यह राजनीतिक वर्चस्व के बिना संभव है? देखिए, ऐसा है, मैं तो जब सर्विस में आया 79 में, तब से यही सीखा कि अपराधियों की, दंगाइयों की कोई कास्ट नहीं होती। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अवश्य आपका कहना सही है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है,
मुख्तार, अतीक जैसे बहुत से अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला, जिसके कारण वो इतना बड़े माफिया बन गए। ये होशियार थे, इन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर हमें लंबे समय तक जिंदा रहना है, हमारी राजनीतिक पकड़ होनी चाहिए, तो हमें राजनीति में प्रवेश करना होगा। जी। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर से, अमरमणि त्रिपाठी, बहुत से लोगों ने, वीरेंद्र प्रताप शाही, इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सक्सेसफुल रहे। तो ये राजनीतिक संरक्षण तो एक तरह से इसको कहा ही जाएगा। पर मेरा ये मानना है कि पुलिस का किसी कास्ट से, किसी उससे, हमारे यहाँ पुलिस फोर्स में यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, सभी कास्ट के लोग हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को ये सोच के मारा जाए कि हमें फला कास्ट का मारना है। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है एनकाउंटर। सालों तक इंक्वायरी फेस करनी होती है। अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी, क्योंकि जब फाइनल रिपोर्ट लगाकर मुठभेड़ के केस में कोर्ट भेजा जाएगा केस, तो वहां पर दोनों पक्ष तलब होंगे, सबकी गवाहियां रिकॉर्ड होंगी। और अगर मजिस्ट्रेट की कोई ये प्रतीत होता है कि इस मुठभेड़ में कहीं पर कोई कमी है, तो वो उसमें केस रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए बहुत चुनौती होती है, कोई भी अपनी इच्छा से इस तरीके से एनकाउंटर नहीं करता है, किसी को कोई शौक नहीं है आज की तारीख में। पहले जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थे वो अब प्रतिबंधित हो गए हैं, कई साल पहले 8-10 साल हो गए, अब कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिलता। हाँ, इतना अवश्य है, जिसमें गैलेंट्री होती है उसमें गैलेंट्री मेडल प्रदान किया जाता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा। चलिए ठीक है, आपने बहुत अहम बात बताई। तनुज दीक्षित जी, जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, मानवाधिकार की दुहाई दी जा रही है। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, ये नेता तब चेतते हैं जब उनके जाति का अपराधी मारा जाता है, उससे पहले मानवाधिकार की याद नहीं आती है। इसे आप राजनीति का कौन सा स्वरूप मानते हैं? देखिए प्रसून जी, 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो विगत 2 टर्म में जो गवर्नमेंट है, टोटल 12,964 एनकाउंटर मुठभेड़ जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर हुए हैं, जिसमें 207 आरोपी जो है मारे गए हैं। 12,964 मुठभेड़ में 207 आरोपी मारे गए हैं और 17 जवान पुलिस के शहीद हुए हैं। हम कहते हैं, जब नेता लोग बात करते हैं आरोपियों के मरने की एनकाउंटर के अंदर, तो वो फिर जातिगत हो जाते हैं। तो वही जो हमारे शहीद है, जो पुलिस के जवान शहीद हुए 17 से ज्यादा, उनकी बात कभी कोई क्यों नहीं करती, कोई पार्टी क्यों नहीं करता राजनीतिक दल? पहला। दूसरा, अगर बात यहाँ पर जातिगत भी होती है तो कई लोगों का आरोप लगता है कि भाई मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ये है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 207 में से लगभग 67 एनकाउंटर में मुस्लिम मारे गए हैं, बाकी अन्य दल के अन्य जाति वो अपनी रिपोर्ट में तनु दीक्षित हमने बता दिया है कि 130 तो हिंदू मारे गए हैं। अब मामला दूसरा है, मामला केवल इतना है कि क्या अपराधी अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ये नेता क्यों ऐसे अपराधियों के पीछे खड़े हो जा रहे हैं? तनुज जी, देखिए, ये एक दल की सोच बताता है। जो भी दल अपने आरोपियों को, डकैतों को, आरोपियों को अगर वो जाति से रूप में अपने जात बता करके, और अगर आरोपियों की भी जाति को अगर वो चिन्हित करते हैं, तो निश्चित रूप से ये उनकी मानसिकता, एक सोच दर्शाती है कि किस सोच को वो लोग बिलोंग करती है, वो पार्टी होता है। क्योंकि देखिए, हमारा ये मानना है कि किसी भी रूप में अगर कोई आरोपी है, कोई क्रिमिनल है, कोई गुंडा है, कोई है, और उससे कोई जाति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो समाज के लिए एक काला धब्बा है, एक अभिशाप की तरह है। आप बेहद अहम बात कह रहे हैं आप कि अगर हम लोग अपराधियों की जाति पे चर्चा करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज कोई नहीं हो सकता है। लेकिन दिक्कत इतनी है कि ये राजनीतिक नेता मजबूर करते हैं मीडिया को कि इन अपराधियों की भी जात को हम लोग खोजें। जैन साहब, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, आपको क्या लगता है? कई बार ऐसी खबरें आई कि डकैतों को बढ़ावा दिया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ावा दिया। ऐसी बातों में कितनी सत्यता होती है और क्या यह पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए होता है? क्या ऐसे अपराधी राजनीतिक लाभ दिला सकते हैं? जैन साहब,
देखिए, तो मैंने नहीं सुना कि किसी डकैत को बढ़ावा दिया गया हो, पर हाँ ये अवश्य है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो करती हैं उनको संरक्षण मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है। ददुआ भी अपना सपोर्ट करता था। जैन साहब, आपकी आवाज म्यूट हो गई है लग रहा है। जी भैया, मेरे यहाँ से तो जी आवाज आ रही है, जी बोलिए। हाँ, तो ये देखिए, पॉलिटिकल संरक्षण मिल सकता है, स्थानीय स्तर पर मिल सकता है, मुख्यमंत्री के स्तर पर तो खैर मैं इसको नहीं मानूंगा। बहुत से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे हैं, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, पूरे चंबल से डकैतों का सफाया किया गया। बहुत से चीफ मिनिस्टर्स के समय में बड़े अच्छे अच्छे एनकाउंटर्स हुए हैं और क्रिमिनल्स बड़ी संख्या में मारे गए हैं। मैं जब एसटीएफ में था मायावती जी के समय में, तो ददुआ, ठोकिया, ये सारे अपराधी लिक्विडेट किए गए थे बांदा चित्रकूट क्षेत्र से। बड़ा उसका प्रभाव पड़ा था। तो हर सरकार में काम अच्छे हुए हैं और इस समय जो चल रहा है योगी जी का पीरियड, मैं इसको गोल्डन पीरियड मानता हूं, क्योंकि इसमें माफिया तंत्र करीब करीब इस समय सब नष्ट हो चुका है। जैन साहब, मैं जानता हूं अगला जो सवाल है मेरा वो पॉलिटिकल है, लेकिन आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप तीनों सरकारों में काम किए हैं, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार में काम किए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी रहे हैं और योगी जी के साथ भी काम किए हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतरीन प्रशासन किसका है? मैं योगी जी के साथ कभी काम नहीं किया हूं। मैं तो 2015 जून में रिटायर हो गया। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट्स में भी काम किया है, मैंने सभी गवर्नमेंट्स में काम किया है और सभी गवर्नमेंट्स में मैं फील्ड पोस्टिंग्स पर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किसी के ने आते ही मुझे हटा दिया हो, क्योंकि हर सरकार, मेरा ये मानना है, चाहती है कि उनके समय में दंगा ना हो, उनके समय में लूटपाट और बलात्कार और हत्याएं ना बढ़ें। ये हम लोगों पे डिपेंड करता है, मेरा मानना है, पुलिस अधिकारियों पे, कि वो दबाव मानते हैं कि नहीं। दबाव नहीं मानना चाहिए, गलत दबाव नहीं मानना चाहिए। सही दबाव है, किसी की अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कहा जा रहा है, वो हमारा फर्ज है, हमको करना चाहिए। ठोस कार्य करना चाहिए सभी को, सभी राजनीतिक दल उसको पसंद करते हैं। जैन साहब, दिक्कत ये है कि आप मुख्तार अंसारी के ऊपर एक सर्किल ऑफिसर ने, सीईओ ने हाथ डाला, उनकी नौकरी तक चली गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने रो रो कर अपना दुख बयां किया। इसका मतलब तो साफ है ना कि राजनीतिक दबाव काम करता है और ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी भी उस राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, तभी तो उस अफसर को इस्तीफा देना पड़ा। आपका कहना सही है, वो मेरा भी सीओ सिटी था, मैं डीआईजी वाराणसी था, मेरा सीओ सिटी था, बहुत अच्छा अधिकारी था। मैंने भी उसको जब इस्तीफा दिया, उसने बहुत समझाने का, रोकने का प्रयास किया, पर वो मैं नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, मैं रिजाइन करूंगा। देखिए, परिस्थितियां होती हैं, कहीं कहीं इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। मेरे सामने कभी ऐसी कोई परिस्थिति सर्विस में ईश्वर की कृपा से नहीं आई जहां मुझे इस प्रकार का कोई डिसीजन लेने के लिए बाध्य होना पड़ा हो। और मैं हर पुलिस अधिकारी से यही कहता हूं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को ध्यान में रखकर कार्रवाई कीजिए। हो सकता है कोई ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं है, पर गिल्टी कॉन्शियंस हमारी नहीं रहनी चाहिए। तरुण दीक्षित जी, पुलिस पर राजनीतिक दलों का प्रभाव कितना मानते हैं आप? शासन प्रशासन पे ऐसे नेता जो अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षण देते हैं, क्या वह प्रशासन के ऊपर हावी होते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन को दोष देने से कोई जनता तक की समस्या का निराकरण नहीं होगा। आज ये एक दीमक की तरह, जिस तरीके से माफिया राज उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर रहा था, वो एक दीमक की तरह हो चुका था प्रसून जी। और ऐसे दीमकों का जो सर्वनाश है वो प्रशासन ही कर सकता था, और जो वो कर भी रहा है। अगर वो कर रहा है तो मुझे लगता है इसके अंदर राजनीतिक टिप्पणियां करना और राजनीतिक हस्तक्षेप करना सरासर जनता के साथ एक विश्वासघात है, क्योंकि आप जनता का भरोसा जीत करके आगे बढ़ते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, और वो जनता इसी भरोसे आपके है कि आप जो इस तरीके के लोग हैं उनको आप कानून के दायरे में रह करके उनका आप सब काम करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं की तरफ संरक्षण देंगे तो निश्चित रूप से जो है जनता भी बहुत दुखी होगी और राज्य की जो एक ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी। प्रसून जी,
यह तो उन लोगों के साथ धोखा होता है जो कानून व्यवस्था में भरोसा करते हैं, कानून का पालन करते हैं, लेकिन ऐसे अपराधी जो कानून को ठेंगे पे लेके चलते हैं, उनके लिए अगर कोई भी एक राजनेता बोलता है तो यह समझिए पूरे शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाने वाली नौबत आती है। जयंत साहब, आपको लगता है जो इस समय अपराधियों की जांच निकाली जा रही है यह उचित है किसी तरीके से? देखिए, मैं तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है। एज एक्स डीजीपी मैं पहले ही कह चुका कि किसी अपराधी की कोई जांच नहीं होती। मैं हर पुलिस अधिकारी कर्मचारी से यही अपेक्षा करता हूं कि इस समय अनुकूल वातावरण है, तो जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, सक्रिय हैं, एक एक करके चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। बिल्कुल कास्ट कंसिडरेशन से ऊपर उठकर पुलिस फोर्स को, एसटीएफ को कार्य करना चाहिए और ठोस कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध होनी चाहिए। तभी हमारे प्रदेश में बाहर से लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी हमारे यहाँ के यूथ जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा और जो हमारे प्रदेश की बेसिक बुनियादी समस्याएं हैं उनका निदान हो पाएगा। और इससे साफ है हमारे गेस्ट पैनल की राय से कि प्रदेश हो या देश हो, अपराधियों को किसी का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप दोनों मेहमान हमारी इस चर्चा में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।